तारों से भरे आसमान के नीचे अचानक एक तेज रोशनी का धमाका हुआ। उस आदमी के ठीक नीचे खून और लाशों का एक भयानक समंदर बिछा हुआ था। उसके एकदम सफ़ेद कपड़े और लंबे बाल उस एनर्जी की चमक में हवा में लहरा रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कीं, अपना पूरा फोकस लगाया और तभी उसके सामने एक चमकता हुआ मैजिक सर्कल आ गया। उसने अपनी टेलीपैथी से एक मैसेज भेजा, अगर कोई भी जिंदा बचा है तो प्लीज़ मुझे जवाब दो। उसका यह मैसेज एक लाइट वेव की तरह उस एकदम सन्नाटे से भरे बैटलफ़ील्ड में फैल गया और अनगिनत गिरे हुए अस्थियों के बीच से गुज़रा। उसने फिर से मिन्नत की, "अगर बोल नहीं सकते, तो बस थोड़ा-सा हिल ही जाओ। कोई छोटी-सी आवाज़ ही निकाल दो प्लीज़ यार।" उसके जादू की वो शानदार चमक अचानक से और बड़ी हो गई और पूरे आसमान में फैल गई। लेकिन वहाँ सिर्फ़ एक डरावना सन्नाटा था, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपनी आँखें खोलीं। उसका चेहरा एकदम उदास था। तो आखिर में कोई भी ज़िंदा नहीं बचा? क्या सिर्फ़ मैं ही अकेला सर्वाइवर हूँ? उसकी नीली आँखों में एक एकदम अलग ही परछाई नज़र आ रही थी। एक ऐसा आदमी जिसके सिर पर मुड़े हुए सींग थे और चेहरे पर एक खतरनाक ईविल स्माइल थी। वो कोई और नहीं, बल्कि वही ग्रेट प्रीस्ट था, जिसने शुरुआत में सारे डेमन्स को एक साथ मिलाया था और इंसानों को पूरी तरह से बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया था। तभी उसकी यादों के कुछ टुकड़े सामने आने लगे। एक बेहद डरावने मॉन्स्टर ने अपना खून से सना बड़ा सा मुंह खोला। एक चुभने वाली भयानक हंसी हंसा और एक बेचारे बेबस से छोटे बच्चे पर झपट पड़ा। उसने अपना ध्यान वापस प्रेजेंट में खींचा और अब उसकी आंखों में एक खतरनाक इरादा था। उसके सामने एक मिस्टीरियस रूनिक स्पेल चमकने लगा, जिसमें एक ऐसी रोशनी थी जो सब कुछ पलट कर रख सकती थी। एनर्जी का एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ जिसने कपड़ों में लिपटे हुए एक छोटे से बच्चे को अपने अंदर खींच लिया। और तभी एक बहुत ही सॉफ्ट सी रोशनी वहां से निकली। उस जिंदगी की गर्माहट ने उस बच्चे को पूरी तरह से कवर कर लिया और उसे बाहर चल रही उस भयानक जंग और तबाही से एकदम सेफ कर दिया। वो डेमन वर्ल्ड के उन खूंखार राक्षसों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग थी और उसे याद आए वो खुद और वो लोग जिन्होंने उसका साथ दिया था। होली सिटी के नीचे हम सब इकट्ठा हुए थे, जहां मैंने और मेरे पीछे खड़े व्हाइट टावर के सारे मैजेस ने इंसानों के फ्यूचर के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैजिक की पावर एक जबरदस्त तूफान की तरह उठी, जिसने दुश्मनों के साथ साथ उसे भी अपने अंदर पूरी तरह से निगल लिया। उस भयानक एनर्जी में उसका शरीर धीरे धीरे टुकड़ों में टूटने लगा और एक प्योर लाइट में बदल गया। अगर हम लोग आगे आकर ये स्टैंड नहीं लेते तो कोई और ये सब नहीं कर पाता। लेकिन तभी अचानक एक आवाज़ गूंजी, 28 अप्रैल दोपहर के 3:12 मैंने ग्रेट प्रिस्ट की मौत कंफर्म कर ली है। खून से लथपथ उस बैटलफील्ड में उसके सामने एक परछाई आकर खड़ी हो गई, जो उस पूरी तबाही को ऊपर से देख रही थी। उसने अपना सिर उठाया और थोड़ी कमज़ोर आवाज़ में पुकारा, एडना। ये दुनिया का आखिरी बड़ा ड्रैगन था। हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने वाला ऑब्जर्वर, एडना सोल्स लाप्लास। उस ड्रैगन ने उसे नीचे देखते हुए कहा, मास्टर ऑफ द वाइट टावर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। उसने एकदम शांत आवाज़ में जवाब दिया। पहले बैड न्यूज़ ही सुना दो, एडना ने बैटल की रिपोर्ट देते हुए कहा। जैसा कि तुमने पहले ही गेस कर लिया था, डेमन किंग की आर्मी ने व्हाइट टावर पर अटैक कर दिया है। वो अपनी आंखें झुकाए चुपचाप सुनता रहा। एडना ने आगे कहा, इस अटैक में ज़्यादातर मैजेस मारे गए, मैजिक टावर का काफ़ी हिस्सा टूट चुका है और लगभग सारी रिसर्च और डेटा जलाकर राख कर दिया गया है। उसने फिर सिर उठाया और पूछा, तो फिर गुड न्यूज़ क्या है? एडना ने बताया, इंपीरियल आर्मी हमारी उम्मीद से पहले ही वहां पहुंच गई और उन्होंने कुछ लोगों को बचा लिया है, जिनमें तुम्हारे डिसाइपल्स भी शामिल हैं। उसने चैन की सांस ली और कहा, चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तभी उसे जोर की खांसी आई और उसकी उंगलियों के बीच से खून रिसने लगा। एडना उसे लगातार घूर रहा था। उसने पूछा, क्या तुम्हें अपने आज के इस डिसीजन पर कोई रिग्रेट है? उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। वो सब मेरे खुद के चुने हुए लोग थे। जिन लोगों को मैंने खुद चुना है, उनके सामने मैं रिग्रेट शब्द तो बिल्कुल नहीं बोल सकता। एडना ने उससे पूछा, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? उसने अपनी खून से सनी हुई हथेली को खोला और कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गया। फिर बोला, कभी कभार जाकर मेरे डिसाइपल्स का ध्यान रख लेना। वो लोग अभी काफ़ी यंग हैं और जाहिर सी बात है बहुत डरे हुए होंगे। एडना ने धीरे से हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैं कभी कभी जाकर उन्हें देख लिया करूँगा। उसकी एक हल्की सी हंसी छूट गई। कितनी अजीब और मज़ेदार बात है ना, एक महान ड्रैगन मेरे जैसे एक मामूली इंसान के सामने अपना सिर झुका रहा है। एडना ने भारी आवाज़ में कहा, तुम इसी के लायक हो, यह पूरा कॉन्टिनेंट और मैं। हम कभी भी व्हाइट टावर के हीरोज के इस सेक्रीफाइस को नहीं भूलेंगे। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, वो तो है,
अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, तो वो सरासर झूठ होगा। मैं भले ही दुनिया का सबसे बेस्ट मेज हूँ, लेकिन मैं कभी एक अच्छा लीडर नहीं बन पाया। लेकिन अगर मुझे एक और चांस मिल जाए ना, तो चाहे दुनिया मुझे विलेन ही क्यों न बुलाए, मैं अपने लोगों के लिए एकदम सेल्फ़िश होकर ज़िंदा रहूँगा। उसे अपने डिसाइपल्स के साथ बिताए हुए वो पुराने अच्छे दिन याद आने लगे और फिर उसका शरीर धीरे से ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। उसने अपने हाथों से अपनी आंखें ढंक ली थीं। उसका आखिरी वक्त आ चुका था। 28 अप्रैल दोपहर के 3:47 व्हाइट टावर के मास्टर। ऑस्कर सेज की मौत कन्फर्म हो चुकी है। रात के अंधेरे आसमान में तबाही के उन खंडहरों के ऊपर से एक टूटता हुआ तारा गुजरा, जैसे वो एक पूरे एरा के खत्म होने का गवाह बन रहा हो। डेस्क पर रखे एक पुराने से पार्चमेंट पर इस लड़ाई में हुए नुकसान की रिपोर्ट लिखी हुई थी। ग्रेट प्रीस्ट मारा गया। व्हाइट टावर के 132 सिक्स्थ टियर मेजेस मारे गए। 19 सेवन्थ टियर मेजेस की मौत, 2 एथ टियर मेजेस की मौत और 9th टियर मेज टावर मास्टर ऑस्कर सेज मारे गए। तभी आसमान से एक हरी पत्ती धीरे धीरे उड़ती हुई नीचे आई, व्हाइट टावर की उस शानदार सिटी को पार किया और एक खुली हुई खिड़की से अंदर चली गई। वो हरी पत्ती धीरे से एक सोते हुए आदमी के हाथ पर आकर गिरी। ऑस्कर अचानक एक गहरा झटका खाकर जोर जोर से हाँफते हुए नींद से जाग उठा। उसे इस तरह अचानक उठता देख पास खड़ा नीले बालों वाला एक लड़का एकदम से चौंक गया और उसके हाथ में पकड़े बेसिन का पानी हर तरफ छलक गया। लड़के ने चिढ़ते हुए आवाज निकाली, अरे यार, मैं पूरा भीग गया। मैं तो बस तुम्हारा तौलिया बदलने ही वाला था। उसने मुंह फुलाकर अपनी शिकायत जारी रखी। तुम्हारे सोने का तरीका एकदम बकवास है। मैं बेचारा अपनी शराफत से तुम्हारी इतनी देखभाल कर रहा हूँ और तुम्हें मेरी कोई कद्र ही नहीं है। ऑस्कर अभी भी पूरी तरह से कंफ्यूज था। मैं आखिर सो कैसे गया, वो भी ऐसे बिना किसी गार्ड या डिफेंस के। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, नहीं रुको, इससे भी बड़ी बात तो ये है कि मुझे तो अब तक मर जाना चाहिए था। उसने झटके से अपने सीने पर हाथ रखा, जहां उसे अपने दिल के अंदर एक बहुत ही अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। ये क्या हो रहा है? मेरा दिल, मुझे साफ साफ याद है कि उस ग्रेट प्रिस्ट ने मेरे दिल के आर पार वार किया था। तो फिर ये सब क्या है? उसके ये सोचते ही टूटे हुए दरवाजे के पास एक सुनहरे बालों वाला आदमी आकर खड़ा हो गया। उसने ऑस्कर को एकदम गुस्से से घूरते हुए कहा, तो तुम होश में आ ही गए। नीले बालों वाले लड़के की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर उस आदमी का रास्ता रोका और घबराते हुए बोला, एल्डर मैक्सिम, प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। उसने तो अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली हैं। मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे। लेकिन उस सुनहरे बालों वाले आदमी ने फलांग को जोर से पीछे धक्का दे दिया। रास्ते से हटो फलांग। मैंने इसे पहले ही कई बार बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन आज आज तो मैं इस बेवकूफ़ को इंसान बनाकर ही दम लूंगा। फलांग ने बीच बचाव करते हुए जल्दी से कहा, लेकिन वो अभी भी एक पेशेंट है। इधर ऑस्कर अभी भी अपनी ही गहरी सोच में डूबा हुआ था और धीरे से बड़बड़ाया, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? मैक्सिम ने फलांग का कॉलर पकड़ा और एक इविल स्माइल के साथ ताना मारते हुए बोला, हाँ, हाँ, क्या तुम्हें भी ये किसी चमत्कार जैसा ही लग रहा है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे बच गए? ऑस्कर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा रहा और एकदम बॉस वाले कमांडिंग टोन में बोला, तुम लोगों के रोब्स देखकर लग रहा है कि तुम व्हाइट टावर के मेजेस हो। मुझे तुरंत बताओ कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। मुझे फुल डिटेल चाहिए। मैक्सिम गुस्से से पागल हो रहा था। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझसे इस तरह के एरोगेंट टोन में बात करे। हालात बिगड़ते देख फलांग चुपके से ऑस्कर के पास खिसक कर आया और धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, अरे वही वही, तुम्हें हो क्या गया है? सुनहरे बालों वाले उस आदमी को इस तरह एक्सप्लेनेशन मांगने पर थोड़ा अजीब लगा और फिर मैक्सिम का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें तो घुटनों के बल बैठकर भीख मांगनी चाहिए। यह कहते हुए उसने एक झटके में ऑस्कर का कॉलर पकड़ लिया। ऑस्कर ने अपने मन में सोचा, क्या यह कोई अटैक है? क्या यह डेमंस द्वारा भेजा गया कोई असासिन है? अगर ऐसा है तो उसने अपने हाथों में मैजिक इकट्ठा करना शुरू किया और मन ही मन बोला, विंडशील्ड। उसके सिर्फ एक इशारे पर वहां तुरंत तेज हवा की एक बैरियर बन गई जिसने सामने वाले के हाथ को रोक दिया। अगर इसके पास कोई डिफेंस नहीं है तो इसकी कलाई एक सूखी टहनी की तरह टूट जाएगी। इस लो लेवल के बेवकूफ ने तो यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ऑस्कर ने सोचा। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज हुई और उसकी हथेली के सामने बनी वो विंडशील्ड टूट कर गायब। वो एकदम शॉक में अपने हाथों को घूरने लगा। रुको, यह मैजिक पावर इतनी कमजोर कैसे है? मैक्सिम पहले तो थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी तारीफ की स्माइल आ गई। ओह, तो तुम्हारी यह विंडशील्ड तो काफी बढ़िया है लगता है।
तुम हमेशा ही ऐसे खाली बैठकर टाइम पास नहीं करते। रिसर्च के फंड्स की चोरी करने वाली उस बकवास बात को अभी के लिए साइड में रखते हैं। तुम फिलहाल बस अपने रेस्ट पर फोकस करो। उसने कहा। वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। फलांग ने धीरे से कहा, चलो चलते हैं, और दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। दरवाजे के बाहर फलांग गुस्से से कांप रहा था और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, वे क्या तुम सच में पागल हो गए हो? इधर ऑस्कर अपनी गहरी सोच में डूबा हुआ था। विंडशील्ड जैसे ही मैंने कास्ट की वो उसी सेकंड गायब हो गई। आखिर मैं कितने टाइम तक बेहोश था? फ्लांग बाहर जाते जाते बोला, तुम्हें एल्डर मैक्सिम का गुस्सा अच्छे से पता है। तुम आज कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो। ऑस्कर ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और अपने शरीर के अंदर बहुत ही स्लो और अटके हुए मैजिक फ्लो को महसूस करने लगा। मेरे मैजिक सर्किट्स, मेरी टोटल माना कैपेसिटी और मैजिक की प्योरिटी, सब कुछ एकदम कचरा हो चुका है। क्या यह सच में मेरी ही बॉडी है? मेरी बॉडी के साथ आखिर हुआ क्या है? उसने एकदम सख्त आवाज में फलांग से पूछा। मुझे बताओ, आज डेट क्या है? उसकी ऐसी अचानक आई तेज आवाज सुनकर फलांग बुरी तरह से चौंक गया। फलांग ने जवाब दिया, 21 सितंबर, तुम तब से बेहोश पड़े हो। ऑस्कर ने चौंक कर पूछा, क्या? क्या मैं पूरे 5 महीने तक सोता रहा? फलांग खिड़की पास टिक कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर साफ कन्फ्यूजन था और वो बोला, अरे, तुम ये कैसी अजीब बातें कर रहे हो? तुम्हें बेहोश हुए तो बस एक ही दिन हुआ है। ऑस्कर ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोला, खैर छोड़ो, जाओ और लॉयड को बुला कर लाओ। अगर वो ना मिले तो गिलियट या साशा को बुला लाना। मुझे उनसे ही सारी सिचुएशन की असली डिटेल लेनी पड़ेगी। फलांग का चेहरा और भी ज्यादा उलझन से भर गया। क्या बोल रहे हो तुम? फलांग ने अपनी पीठ उसकी तरफ घुमाई और दरवाजे के पास बने मैजिक रून्स को छूते हुए अपने मन में सोचा, ये कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है। क्या सच में इसकी याददाश्त जा चुकी है? फिर उसने ऑस्कर से कहा, चलो उन गद्दारों की बात तो साइड में रखते हैं, लेकिन तुम हमारे टावर मास्टर के नाम के साथ इतनी बदतमीजी से कैसे पेश आ सकते हो? गद्दार? ऑस्कर ने शौक में उस वर्ड को रिपीट किया। फलांग ने अपनी बात कंटिन्यू की। क्या तुम वो सब भी भूल गए हो? क्या ये कोई आफ्टर इफ़ेक्ट है? लॉयड शुल्स ने व्हाइट टावर को धोखा दिया और वो रेड टावर मास्टर का डिसाइपल बन गया। और गिलियड डोमिनिक वो एक हाई लेवल ग्रिमोयर चुराकर यहाँ से भाग गया। ऑस्कर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ऐसी बकवास कर रहे हो? फलांग ने उसे एकदम ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक इन्वेस्टिगेट करने वाली झलक थी। उसने नोटिस किया कि ऑस्कर के आसपास की हवा में कोई हलचल नहीं हो रही थी। मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा था। ऑस्कर ने खुद को थोड़ा शांत करते हुए पूछा, तो इसका मतलब अब साशा मैजिक टावर की मास्टर है? फलांग ने प्राउडली जवाब दिया, हाँ, वो सच में बहुत अमेजिंग है। ऑस्कर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक 5 साल का बच्चा वो टावर मास्टर कैसे बन सकता है? फलांग ने पलट कर तंज कसते हुए पूछा, तुमने उस 5 के आगे का 20 क्यों गायब कर दिया? ऑस्कर का चेहरा पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। फलांग के चेहरे पर एक सब समझ आ गया वाली स्माइल आ गई और उसने मन ही मन सोचा, हाँ भाई, कुछ लोगों की इमेजिनेशन सच में कमाल की होती है। ऑस्कर अपने अंदर ही उलझा हुआ था। ऑस्कर सेज, आखिर तुम एक छोटे से बच्चे पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? उसे लगा कि ये झूठ कितने नेचुरल तरीके से गढ़ा गया है। वो चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके चेहरे पर उलझन और शौक साफ नजर आ रहा था। तुम आखिर हो कौन? ऑस्कर कुर्सी पर बैठा हुआ खिड़की के बाहर शहर को देख रहा था और उसने एक गहरी और थकी हुई सांस छोड़ी। अपनी आंखों से देखने के बाद भी मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ये मेरी मौत के 20 साल बाद की दुनिया है। ये जगह कितनी जल्दी डेवलप हो गई है। वो खिड़की के बाहर उस बिजी और चमकती हुई स्ट्रीट को देख रहा था। वो जो चमक रही हैं, वो स्ट्रीट लाइट्स हैं, और जो सड़कों पर दौड़ रही हैं, वो कारें हैं। ये सब पक्का मैजिक टेक रेवोल्यूशन का ही नतीजा है। वो कुर्सी पर पीछे की तरफ टिका और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। काश, काश वो लोग भी ये सब देख पाते। उस टाइम पर जब दुनिया खत्म होने वाली थी, तब लोगों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ नाउम्मीदी ही बची थी। उसने खुद को उन पुरानी यादों से बाहर निकाला और उसकी आंखों में एक सीरियसनेस आ गई। चलो, अब फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। सबसे पहले इस बॉडी के असली मालिक की इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ऑस्कर क्रूशियन 10 साल की उम्र में इसे व्हाइट टावर ने अपनाया था। अभी ये 20 साल का है और एक गिरे हुए नोबल परिवार से आने वाला सिर्फ एक फर्स्ट टीयर मेज है। शक्ल सूरत तो ठीक ठाक ही है इसकी, लेकिन एक मेज के तौर पर भाई एकदम कचरा है। 20 साल का हो गया और अभी भी सिर्फ फर्स्ट टीयर पर ही अटका हुआ है। शायद इसी वजह से ये इतना फ्रस्ट्रेट हो गया होगा। इसने रिसर्च के फंड्स चुराए, एक इल्लीगल पोशन खरीदा और उसे पीते ही बेहोश होकर गिर पड़ा।
वैसे उस पोशन का लॉजिक भी समझ आता है, अगर वो काम कर जाता तो इसका टोटल माना कई गुना बढ़ जाता, लेकिन अगर फेल होता तो सीधे जान पर बन आती। इसी वजह से तो उसे एक बैन किया हुआ ड्रग माना जाता है। फलांग कह रहा था कि उस पोशन को पीने के बाद मैं पूरे एक दिन तक कोमा में था, लेकिन अगर सच कहूँ तो माना रैम्पेज की वजह से इस बेवकूफ़ को तो मर ही जाना चाहिए था। उसकी आंखों में अचानक एक सुनहरी चमक आई। ये क्या है? उसने अपनी बॉडी के अंदर दौड़ रहे मैजिक को स्कैन किया। एक फर्स्ट ईयर मेज के हिसाब से ये माना की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात, इसमें से ज़्यादातर एकदम अनरिफाइंड और प्योर माना है। ये तो क्या ये सब कुछ उस सस्ते और इल्लीगल पोशन की वजह से हुआ है? उसने एक लंबी सांस लेते हुए सोचा। मॉडर्न सोसाइटी सच में काफ़ी कमाल की है। तभी उसके शरीर के अंदर माना का एक फ्लो उठा और उसे कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। ये क्या चीज़ है? माना उसके हाथों के चारों तरफ लिपट गया था। उसने अपनी हथेली खोली और इस अनजान सी पावर को एकदम ध्यान से एनालाइज करने लगा। तभी एक गाढ़े काले रंग की बूंद टपकी और उस एकदम प्योर माना के अंदर घुलने लगी। उसे अचानक दिल में एक अजीब सी घबराहट फील हुई और उंगलियों के पोरों पर एक तेज जलने वाला दर्द महसूस हुआ। वो तुरंत समझ गया, ये तो जहर है। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर जहर क्यों होगा? वो गहरी सोच में डूब गया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक और ठंडी सी स्माइल आ गई। अच्छा, तो अब मैं समझ गया। मैंने लगभग पूरी सिचुएशन का अंदाज़ा लगा लिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि वो इल्लीगल पोशन कोई फेक या नकली आइटम नहीं था, बल्कि वो एकदम ओरिजिनल था। एक ऐसी चीज़ जिसे बहुत सारा पैसा देकर भी खरीदना लगभग नामुमकिन है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि ऑस्कर क्रूशन को इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था कि उस पोशन के अंदर जहर मिला हुआ है। बॉडी के अंदर बचे हुए जहर के ट्रेसेस और इसके बेहोश होकर गिरने के टाइमिंग को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि इसकी मौत किसी माना रैम्पेज की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि इसे जहर देकर मारा गया है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि इस जहर का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। सिर्फ एक फर्स्ट ईयर मेज को मारने के लिए इतना हाई लेवल जहर इस्तेमाल करना, ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवरकिल हो गया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो इस ज़हर का नामो निशान भी नहीं ढूंढ पाता। वो एकदम शांति से बैठ गया और उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। मुझे नहीं पता कि मेरी आत्मा के साथ कौन ये खेल खेल रहा है, लेकिन जो भी हो, फाइनली मुझे वो सेकंड चांस मिल ही गया है, जिसकी मैंने मरने से ठीक पहले ख्वाहिश की थी। उसने एक पोशन की बोतल उठाई और खुद से कहा, अपने लोगों के लिए एक एकदम सेल्फिश जिंदगी जीना। इस गोल को अचीव करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। ऑस्कर क्रूशियन, तुमने मुझे अपना ये शरीर उधार दिया है, तो इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। उधर दूसरी तरफ ज़िलिन शहर के बाहर के इलाके में बने एक एकदम अंधेरे कमरे में एक सबॉर्डिनेट भागता हुआ अंदर आया। वो आदमी अंदर आया और सोफे पर बैठे हुए उस आदमी को रिपोर्ट देते हुए बोला, हमें अपनी शॉप से एक न्यूज़ मिली है। सोफे वाले आदमी ने बिना अपना सिर उठाए ही एकदम चिढ़े हुए टोन में कहा, मुझे बॉस बुलाओ। मुझे तुम्हें ये बात और कितनी बार बतानी पड़ेगी? वो सबॉर्डिनेट तुरंत डर के मारे हकलाते हुए बोला, जी जी। बॉस ने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी और पूछा, हाँ तो क्या हुआ? सबॉर्डिनेट ने एकदम डरते डरते जवाब दिया, बॉस, वो हमारी शॉप पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। किसी मेज ने ऐसा किया है। बॉस ने झटके से अपनी बोतल को कर पकड़ लिया और गुस्से से चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो? किस बेवकूफ़ की इतनी हिम्मत हो गई? सबॉर्डिनेट बोला, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उस आदमी को ढूंढ रहा है जिसने उसे वो पोशन बेचा था। बॉस ने कन्फ्यूजन में अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्या वो ऑस्कर क्रूशियन है? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ऑस्कर तो सिर्फ एक थ्योरी वाला मेज है, और वैसे भी वो तो लगभग मरने वाला था। वो हमारे आदमियों को कैसे हरा सकता है? सबॉर्डिनेट ने टेंशन में कहा, लेकिन बॉस, अगर वाइट टावर ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने का डिसीजन ले लिया तो हम क्या करेंगे? क्या आप भूल गए कि हमें ऑस्कर पर अटैक करने का ऑर्डर किसने दिया था? उस क्लाइंट के हाथ में वाइट टावर की रिंग थी। हमारा क्लाइंट खुद वाइट टावर का एक मेज है। किसी को नहीं पता। तभी अचानक एक आवाज़ ने उन दोनों की बातों को बीच में ही काट दिया। आखिर कौन सा बेवकूफ़ इतनी आसानी से अपनी आइडेंटिटी ऐसे खुलेआम एक्सपोज कर देता है? वो दोनों बुरी तरह डर गए और दरवाजे की तरफ घूरते हुए चिल्लाए, हाँ, कौन है वहाँ? वहाँ एक सफ़ेद रोब पहने हुए आदमी की परछाई नज़र आई। वो कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर क्रूशियन ही था। उसने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन सोचा, मैं उस बोतल में बचे हुए जहर की हल्की सी स्मेल को ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस मामले में तो मेरी सोच से भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। सच में यार, ये तो काफ़ी बड़ी सिरदर्दी है। बॉस ने एकदम शौक में उसे घूरते हुए पूछा।
ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने सच में मेरी वो शॉप बर्बाद की है? ऑस्कर ने एकदम शांत आवाज़ में मान लिया। हाँ, बिल्कुल वो मैं ही हूँ। वो धीरे धीरे उनके करीब आया और एक हल्की सी स्माइल के साथ बोला, तुम दोनों अभी जो बातें कर रहे थे ना, उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। क्यों ना हम अपना ये डिस्कशन आगे बढ़ाएं, क्या ख्याल है? ऑस्कर की ये बात सुनते ही उस बॉस के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया और वो एकदम सीरियस हो गया। वो बॉस पहले तो यह सोच रहा था कि अगर वो तुम्हारी बातें अनसुनी कर दे, तो शायद तुम्हें जिंदा छोड़ दे, लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से में ऑर्डर दे दिया, इसे अभी मार डालो। उसका हाथ अपने हाथ में छोटी तलवार यानी डैगर लेकर पूरी ताकत से ऑस्कर की तरफ झपटा। ऑस्कर ने ठंडे दिमाग से कहा, अब जब तुम लोगों ने खुद ही हमला शुरू किया है, तो मैं भी कोई रहम नहीं दिखाने वाला। तभी उसने अपनी उंगली के इशारे से शार्प ब्लेड मैजिक का इस्तेमाल किया। हवा में एक अदृश्य तलवार चलिया और उस आदमी के गले से खून का फव्वारा छूट पड़ा। वो तड़पकर वहीं खून के समंदर में गिर गया और उसकी तलवार जमीन पर जा गिरी। ऑस्कर ने मन ही मन सोचा, ओह, गलती से मैंने तो इसका सिर ही उड़ा दिया। इसे देखकर मुझे उस पुराने ग्रेट प्रीस्ट के कटे हुए सिर की याद आ गई। बॉस बुरी तरह चिल्ला उठा, बाट, ओ कमीने! और उसने तुरंत अपनी गन से गोली चला दी। लेकिन वो गोली ऑस्कर के चेहरे के ठीक सामने हवा में ही रुक गई। ऑस्कर बड़े ध्यान से उस गोली को देखने लगा। उसे उसमें कोई मैजिक महसूस नहीं हो रहा था। वो सोचने लगा कि आखिर ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जो बिना जादू के इतनी पावरफुल है। बॉस की तो फटी की फटी रह गई। वो हकलाते हुए बोला, तुमने तुमने मेरी बुलेट रोक दी। ऑस्कर ने उन मेटल के टुकड़ों को देखते हुए कहा, अच्छा तो इन्हें बुलेट कहते हैं? उसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल आई। उसने कहा, ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये तुम अपनी अमानत वापस ही रख लो। उसने हाथ के एक झटके से विंडशील्ड के साथ उन बुलेट्स को वापस बॉस की तरफ शूट कर दिया। गोली सीधे जाकर बॉस के कंधे में धंस गई। वो दर्द के मारे ज़मीन पर गिर पड़ा और कराहते हुए बोला, कमीने इंसान। ऑस्कर ने उसे एक ज़रूरी बात याद दिलाते हुए कहा, वैसे तुम्हारा कोई भी आदमी यहाँ मदद के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने इस कमरे की सारी आवाज़ें पहले ही बाहर जाने से रोक दी हैं। यह सुनकर बॉस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये नामुमकिन है। एक मामूली फर्स्ट लेवल मेज पांचवें लेवल का साइलेंस स्पेल कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ऑस्कर ने उसकी बात ठीक करते हुए कहा, पूरी तरह सही नहीं है। मैंने साइलेंस स्पेल नहीं, बल्कि एक साउंड बैरियर बनाया है, जो आवाज़ को बस इसी कमरे में कैद कर देता है और उसे बाहर नहीं जाने देता। वो वापस अपनी कुर्सी पर शान से बैठ गया और एकदम रिलैक्स होकर बोला, चलो अब, उम्मीद है कि तुम मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब दोगे। आखिर किसने तुम्हें मुझे मारने की सुपारी दी थी? बॉस ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगले ही पल ऑस्कर ने जोरदार लात उसके चेहरे पर दे मारी, जिससे बॉस के मुंह से एक करहा निकली। ऑस्कर उसे ऊपर से नीचे की तरफ हिकारत से देखते हुए बोला, क्या तुम्हारी अकड़ तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है? चलो, अच्छा है। उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक आई और एक अदृश्य ताकत बॉस के शरीर के अंदर घुस गई। बॉस दर्द के मारे पागलों की तरह चीखने लगा और जमीन पर तड़पने लगा। ऑस्कर ने समझाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे शरीर के अंदर हवा भर दी है। अब तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे हजारों सुइयां तुम्हारे अंदर से शरीर को छेद रही हैं। उसने अपना चेहरा थोड़ा घुमाया और बोला, वैसे मुझे भी लोगों को टॉर्चर करना पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत शोर मचता है। इसलिए जल्दी बोलो। अब बॉस की हालत पतली हो चुकी थी, उसके आंसू और पसीना एक हो गए थे। वो कांपते हुए गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मैं सब बता दूंगा, बस इसे रोक दो, खुदा के लिए रुक जाओ। ऑस्कर बोला, बहुत बढ़िया। उसने अपना जादू हटा लिया और वापस कुर्सी पर टिक कर बैठ गया। अब बताओ उस क्लाइंट के बारे में तुम जो भी जानते हो। बॉस बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने बताया, उसने हमें एक मैजिक पोशन और काफी सारा कैश दिया था और कहा था कि इसे तुम्हें कम दाम में बेच दें। उस वक्त हालात ऐसे थे कि हम उसे मना ही नहीं कर पाए। ऑस्कर ने आगे पूछा, वो दिखने में कैसा था? बॉस ने जवाब दिया, उसने हुड पहन रखा था, इसलिए चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन उसने व्हाइट टावर की अंगूठी जरूर पहन रखी थी। ऑस्कर को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वो बोला, हूँ, और आगे वो काफी डरावना था। हो सकता है कि यह सब उस बंदे को धोखा देने के लिए कोई चाल रही हो। अचानक बॉस को कुछ याद आया और वो जल्दी से बोला, ओह, उसके शरीर से एक खुशबू आ रही थी। एक बहुत ही अलग सी महक। एकदम फ्रेश और साफ पुदीने जैसी खुशबू। मुझे बस इतना ही पता है। ऑस्कर ने मन ही मन सोचा कि पुदीने की खुशबू, चलो यह एक ऐसा सुराग है जिसे याद रखना चाहिए। इसके तुरंत बाद उसने अपना सवाल बदला और पूछा, मुझे मारने के बाद तुम लोगों का आगे का क्या प्लान था? बॉस थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, देखो, जहाँ तक वाइट टावर की बात है, वो आजकल 4 बड़े मैजिक टावर्स के ग्रुप से बाहर निकलने में बहुत बिजी हैं।
इसलिए मुझे नहीं लगा था कि वो सच में इस मामले की कोई जांच पड़ताल करेंगे। ऑस्कर झटके से सीधा होकर बैठा और बोला, रुको, 4 बड़े मैजिक टावर से बाहर निकल रहे हैं। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? बॉस ने बड़ी उलझन में पलटकर पूछा। अरे, ये बात तो तुम्हें मुझसे बेहतर पता होनी चाहिए थी ना। ऑस्कर ने तुरंत एक बहाना बनाया और कहा, वो पोशन पीने के बाद मैं बहुत कुछ भूल गया हूँ। तो क्या तुम साफ साफ बताओगे या नहीं? बॉस हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मैं तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसने मेज के नीचे से कागज़ों का एक बंडल निकाला और बोला, ये रहे वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और उस क्लाइंट ने जो पैसे दिए थे, वो भी मैंने टेबल पर ही रख दिए हैं। ऑस्कर ने उन कागज़ों को हाथ में लिया और उन्हें पलटने लगा। वाइट टावर की रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 अप्रैल को वाइट नाइट डे घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उसी दिन वो ग्रेट प्रीस्ट मारा गया था। सम्राट ने ऑस्कर सेजी के बलिदान की याद में वाइट टावर को बहुत सारे फायदे दिए थे और उनका 30 सेजी के बलानिया उनका 30 साल का टैक्स भी माफ़ कर दिया था। रॉयल फैमिली इस साल के वाइट नाइट सेलिब्रेशन पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली है। एक्सपर्ट्स का कहें कि हाई लेवल मैजिक की कमी आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। यह सब पढ़कर ऑस्कर सोच में डूब गया। व्हाइट टावर के पास अब कोई हाई लेवल मैजिक नहीं बचा है। मुझे याद है कि मैंने सेफ्टी के लिए एडना को ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट दिया था। इस मामले की तो मुझे अलग से इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी। और तो और, व्हाइट टावर की कमर्शियल परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा घटिया है। ऑस्कर ने डॉक्यूमेंट को नीचे रखते हुए कहा, जरा मुझे ये बताओ कि आजकल ये चारों बड़े मैजिक टावर आखिर कौन सा बिजनेस चला रहे हैं। बॉस ने तुरंत ही एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ जवाब दिया। ईस्टर्न एम्पीरियल टावर जो बिजली को कंट्रोल करता है, उसने ग्रेट मैजिक इंजीनियरिंग के एरा की शुरुआत की है और स्ट्रीट लाइट से लेकर कारों जैसी रिवॉल्यूशनरी चीज़ों को बनाने में अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। साउदर्न ब्लू टावर ने पीने के पानी, खेती बाड़ी और मेडिकल इंडस्ट्री में अपना जलवा दिखाया है और वेस्टर्न डेजर्ट रेड टावर तो सीधा मिलिट्री में घुस गया है, जो मॉन्स्टर्स के शिकार और ऐसे ही खतरनाक मिशनों में मदद कर रहा है। ऑस्कर ने पूछा, तो फिर ये व्हाइट टावर क्या कर रहा है? बॉस ने जवाब दिया, व्हाइट टावर वाले कोरियर डिलीवरी का काम करते हैं। ऑस्कर का चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या बिजनेस, कोरियर, डिलीवरी? उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने दोबारा पूछा, क्या तुमने अभी डिलीवरी कहा? वही जो पार्सल और सामान घर घर पहुंचाते हैं? बॉस ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, व्हाइट टावर के पोस्ट ऑफिस और हवा में उड़ने वाले उनके विंड नाइट्स को देखते हुए उनके पास चीज़ों को बहुत तेज़ी से और एकदम सेफ तरीके से डिलीवर करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। डिलीवरी राइडर्स, ये क्या भला है? ऑस्कर को इस नई और अजीब सी सच्चाई को हजम करने में टाइम लग रहा था। व्हाइट टावर के मैजेस, जो कभी आसमानों का सीना चीर कर उड़ा करते थे, जिनका पूरे आसमान पर राज चलता था, वो आज़ादी और बहादुरी के असली सिंबल हुआ करते थे। इसी वजह से कभी उनकी तुलना बड़े बड़े ड्रैगन्स और खूंखार बाज से की जाती थी। उसने एक बहुत गहरी और थकी हुई सांस ली। आखिर वो कौन बेवकूफ़ है जिसने इतने बकवास और फालतू बिजनेस को बढ़ावा दिया? उसने गुस्से में बॉस की गर्दन दबोचते हुए पूछा। बॉस ने डर से बुरी तरह कांपते हुए जवाब दिया, जहां तक मुझे पता है, ये महान काम व्हाइट टावर के मौजूदा लॉर्ड का है। ऑस्कर एकदम से खामोश हो गया। उसके चेहरे पर भयंकर नाराजगी साफ झलक रही थी। तो मतलब बात यह है, तो ये मेरे उन छोटे शैतानों की करतूत है। ऑस्कर ने बुदबुदाते हुए कहा, चलो ठीक है, पर ये पीने के पानी और खेती बाड़ी के बिजनेस का क्या चक्कर है? क्या दवाइयाँ बनाना और बेचना मैजिक टावर के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट वाला काम नहीं था? फिर ये ब्लू टावर वाले इस मार्केट में क्यों घुस रहे हैं? बॉस ने समझाते हुए कहा कि ब्लू टावर का मामला थोड़ा अलग है। उन्होंने तो लगभग पूरी यॉजियानी दवाइयों की मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया है। ऑस्कर ये बात अंदर ही अंदर अच्छी तरह जाना था कि 20 साल पहले इसी मार्केट का बेताज बादशाह व्हाइट टावर हुआ करता था। अगर उस वक्त दवाइयाँ बनाने के वो सारे सीक्रेट तरीके आग में जलकर राख न हुए होते, तो आज बात कुछ और ही होती। बॉस आगे बोलने लगा कि पीने के पानी और खेती का मतलब है बहुत ऊंचे दामों पर एकदम साफ पानी बेचना और सूखे इलाकों में अपनी ताकत से बारिश करवाना। ऑस्कर को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने हैरानी से पूछा कि भला कोई साफ पानी क्यों खरीदेगा? बॉस ने जवाब दिया कि आजकल के अमीर लोगों के चोंचले ही ऐसे, उन्हें बस यही पसंद आता है। ऑस्कर चिढ़कर बोला, चंद पैसों के लिए ये लोग बिल्कुल किसी जोकर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। अरे भाई, सीधा कुएं का पानी पियो और काम खत्म करो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मुनाफे के मामले में व्हाइट टावर बाकी टावर्स के सामने कहीं टिकता ही नहीं है। अब बाकी टावर्स के लेवल वाकई बहुत बड़ा है। अब इस साल होने वाला व्हाइट नाइट फेस्टिवल ही उनके पास खुद को साबित करने का आखिरी मौका बचा है,
दिक्कत बस ये है कि अब हाथ में सिर्फ 7 महीने बचे हैं। तभी बॉस जमीन पर तड़पने लगा। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो दर्द से कराहते हुए बोला, ऑस्कर सर, मेरा शरीर ऑस्कर ने मन ही मन सोचा, क्या ये शौक की वजह से मरने वाला है या फिर बहुत ज्यादा खून बह गया है। इसने मुझे काफी काम की जानकारी दी है। तो क्या मुझे इसे बचाना चाहिए? तभी उसने टेबल पर रखा अकाउंट रजिस्टर उठाया और उसे पढ़कर दंग रह गया। क्या? आगजनी, गैरकानूनी लोन, उगाही और यहाँ तक कि सुपारी देकर मर्डर करवाने जैसे काम। उसने उस मरते हुए आदमी की तरफ नफरत से देखा और बोला, तुम तो चलते फिरते गंदगी के ढेर हो। बॉस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आखिरी बार रहम की भीख मांगने लगा। ऑस्कर सर। बॉस की उस आखिरी पुकार को अनसुना करते हुए ऑस्कर वहां से मुड़ गया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसने बस इतना कहा कि अगले जन्म में एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करना, और अपनी आस्तीन झटकते हुए वहां से निकल गया। सीधा व्हाइट टावर पहुंचकर उसने एक भारी सा दरवाजा धकेला और थका हारा अंदर दाखिल हुआ। उफ, मैं तो बहुत बुरी तरह थक गया हूँ। यह कहते हुए वह अपनी कुर्सी पर ढह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ कुछ बेसिक मैजिक स्पेल्स इस्तेमाल करने के बाद ही उसकी हालत ऐसी पतली हो गई है। आखिर इस बॉडी को हुआ क्या है? क्या इस शरीर की मौजूदा हालत को देखते हुए मैं उस मैजिक का इस्तेमाल कर भी पाऊंगा जिसने इंसानियत के इतिहास के सबसे महान मैजिशियन सेज ऑस्कर को बनाया था? उस मैजिक का नाम था विंड ऑफ वॉन्डरर। उसने अपनी हथेली खोली तो उसमें एक चमकता हुआ एनर्जी का गोला दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल वो उसके हाथ में धीरे धीरे गायब हो गया। इसे देखकर वह समझ गया कि अभी के लिए तो यह मुमकिन नहीं है। उसे सबसे पहले इस शरीर की कंडीशन को पूरी तरह समझना होगा। उसने सोचा कि पहले मैं एक मैजिक स्कैन करता हूँ और तब तक इस शरीर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सके उसे पढ़ लेता हूँ। मेरी यादें अभी बहुत उलझी हुई हैं। हालांकि फिलांग ने मुझे कुछ बातें बताई थीं, लेकिन अगर मुझे इस शरीर को सही सलामत बचाए रखना है, तो मुझे ऑस्कर क्रूसियन के बारे में एक-एक बात जाननी होगी। उसने अपने हाथ में मौजूद फाइल्स के पन्ने पलटने शुरू किए। ऑस्कर क्रूसियन, जो काउंट क्रूसियन का इकलौता वारिस था और एक भयानक आग की तबाही में बचने वाला वह अकेला सर्वाइवर था। मैजिक की दुनिया ने बहुत पहले ही उसकी काबिलियत को पहचान लिया था, और लोग उससे इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे थे कि हर बड़ी पावर उसे अपने पाले में करने के लिए बेताब थी। इंपीरियल एकेडमी के मैजिक डिपार्टमेंट में अपने 6 सालों के दौरान उसने फुल मार्क्स के अलावा कभी कोई दूसरा स्कोर देखा ही नहीं था। अपनी असाधारण रिसर्च पेपर्स के दम पर उसने यह साबित कर दिया था कि वह एक पैदाइशी जीनियस है। पर सवाल यह है कि इतना सब होने के बाद भी ऐसा टैलेंटेड बंदा अब तक सिर्फ एक फर्स्ट लेवल मैजिशियन ही क्यों बना हुआ है? यह तो सच में बहुत बदकिस्मती वाली बात है। अगर उसे मैजिक पावर की कमी की बीमारी न हुई होती तो। सिंड्रोम वह एक पूरे युग को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे महान मेज बन सकता था। माना डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑस्कर ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, अगर ये सच है तो यह बात पूरी तरह से सेंस बनाती है कि वह अभी भी सिर्फ लेवल 1 पर क्यों अटका हुआ है। उसे मैजिक की समझ किसी भी दूसरे इंसान से कहीं ज़्यादा है, लेकिन वह असल में इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। अचानक उसके हाथ में मौजूद एनर्जी का वो चमकता हुआ गोला हल्का सा और रोशन हुआ, जिसका मतलब था कि स्कैनिंग पूरी हो चुकी थी। उसने धीमी आवाज़ में कमांड दी, रिजल्ट्स कंफर्म करो। एक तेज रोशनी चमकी और उसके ठीक सामने एक ट्रांसलूसेंट सा मैजिक स्क्रीन खुल गया। वह स्क्रीन पर चमकते हुए रून्स को घूरने लगा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक गहरी हैरानी के भाव उभरने लगे। एक सेकंड रुको, यह उसे तो कोई माना डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ही नहीं, यह कोई बीमारी नहीं है। ऑस्कर स्क्रीन पर दिख रहे उस बेहद कॉम्प्लेक्स सीलिंग स्पेल को बिना पलक झपकाए देखता रहा, और तभी उसे एक झटके में सब समझ आ गया कि असल में किसी ने जानबूझकर उसके मैजिक सर्किट्स को सील कर दिया था। माना डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अपनी बॉडी में माना को ना तो सर्कुलेट कर सकता है और ना ही स्टोर कर सकता है नॉर्मली। एक मेज अपने मैजिक सर्किट्स पर मैक्सिमम 20 फिजिकल सर्किट्स इंस्टॉल कर सकता है, और इन्हीं इंस्टॉल किए गए फिजिकल सर्किट्स का नंबर उनका लेवल डिसाइड करता है। लेकिन अगर किसी को माना डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो तो यह पूरा बेस सिस्टम ही काम नहीं करता। इसलिए चाहे वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी क्यों न कल्टीवेशन करता रहे, वो कभी भी लेवल 3 के पार नहीं जा सकता। खैर, जो भी हो, ऑस्कर क्रूसियन का केस इन सबसे बिल्कुल अलग था। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसके फिजिकल सर्किट्स बचपन से ही खराब या डिफेक्टिव नहीं थे, बल्कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें कसकर बांध दिया हो। अगर यह लड़का सच में इतना बड़ा जीनियस था
तो उसे तो यह बात पता होनी ही चाहिए थी कि उसे कोई माना डेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं है। वह चलते हुए बुकशेल्फ के पास गया और सोचने लगा, काश कि इस लड़के ने कोई डायरी लिखी हो तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। उसने शेल्फ से एक किताब बाहर निकाली, लेकिन फैलन के कहने के मुताबिक ऑस्कर क्रूसियन एक पियक्कड़ इंसान था। लेकिन जरा सोचो, क्या हो अगर यह सब बस उसका रचा हुआ एक दिखावा हो? एक ऐसा फेक पर्सोना जो उसने जानबूझकर दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया हो? उसे अच्छी तरह पता था कि किसी ने उसके मैजिक सर्किट्स को सील कर दिया है और कोई उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, इसीलिए उसने जानबूझकर एक प्लेबॉय होने का नाटक किया। अगर यह बात सच है, तो यह समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आखिर क्यों वो उन इल्लीगल एलिक्सिर के लालच में फंस गया था, एक ऐसी सिचुएशन में जहां वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। उसे खुद ही अपने शरीर पर लगी इन बेड़ियों को तोड़ना था। और अगर मैं इसे अपने नज़रिए से देखूं, तो मुझे बस इस गांठ को खोलना है और मैं यह आसानी से कर सकता हूँ। उसने टेबल पर रखी किताब उठाई, जिसका नाम था बेसिक मैजिक का कंप्लीट री इंटरप्रिटेशन। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसने देखा कि पूरी किताब नोट्स और स्टिकी लेबल्स से भरी पड़ी थी, और यह सब देखकर उसकी आंखों में हैरानी की एक साफ झलक दिखाई दी। उसने पढ़ना शुरू किया। विंड ब्लेड की ट्रेजेक्टरी कुछ ज़्यादा ही बोरिंग है। इसके बजाय एक डिफेंस मैजिक के तौर पर विंड शील्ड के पास अनलिमिटेड एप्लीकेशंस हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि एडवांस लेवल की विंड शील्ड को एक अटैक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गन नाम का यह वेपन वाइट टावर के मैजिक के साथ फिर से री इंटरप्रेट करने के लिए एकदम परफेक्ट है, जिसमें साइक्लिंग बुलेट्स का मोटिव यूज़ किया गया है। यहाँ पर जिस एडवांस्ड विंड शील्ड के कॉन्सेप्ट की बात की गई है, वह बिल्कुल वैसा ही है जिसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। यह कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल के मामले में किसी नॉर्मल डिफेंस स्किल से पूरी तरह अलग है। इसके अलावा उसने अलग-अलग सिचुएशन के हिसाब से इसके बेस्ट यूसेज मेथड्स भी लिखे हुए थे। और तो और, उसने खुद से कुछ नए बेसिक मैजिक भी क्रिएट किए थे। वह बेचारा खुद तो कोई मैजिक यूज़ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपने दिमाग में ही ये सारे सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट्स कर डाले थे। अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर उसे एक जीनियस क्यों कहा जाता था। थ्योरीज को इंटरप्रेट करने के मामले में हम दोनों काफ़ी एक जैसे हैं। उसने आगे किताब के पन्ने पलटते हुए सोचा, सिर्फ इस एक किताब को देखकर ही मैं यह बात दावे से कह सकता हूँ कि उसने मैजिक से कभी हार नहीं मानी थी, बल्कि उसने किसी भी दूसरे इंसान से कहीं ज़्यादा मेहनत की थी। मैजिक के लिए उसका यह प्यार और पैशन सच में कमाल का था। उसने किताब के पहले पन्ने पर एक मैसेज छोड़ा था, मुझे उम्मीद है कि यह किताब व्हाइट टावर के लिए एक हल्की सी हवा का झोंका ही सही, पर कुछ तो बदलाव जरूर लाएगी। एक ऐसे मेज की तरफ से जो अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना करने जा रहा है। तो इसका मतलब उसे सब पता चल गया था। उसे हर एक बात की भनक लग चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे अकेले ही इस सब का सामना करना पड़ा। ऑस्कर क्रूसियन एक ऐसा नौजवान मेज जो अपनी इस जालिम किस्मत के आगे नहीं झुका, बल्कि चुपचाप अपने इस अकेलेपन के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। वह कुर्सी से खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। मैं मैजिक टावर के 17वें मास्टर ऑस्कर सेज के नाम पर कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी वो हर एक गांठ खोलूंगा जिसे तुम खुद नहीं खोल पाए थे। वह पालथी मारकर बैठा और मेडिटेशन में चला गया। वह अपने पिछले जन्म के साथ एक हो गया। और हाँ, जिन लोगों ने इतनी बेरहमी से तुम्हारे पंख काटे हैं, मैं उनसे इसकी पूरी कीमत वसूल करूंगा। वह एक ग्रीन हाउस में टहल रहा था, जहाँ चारों तरफ सूरज की रोशनी और हरियाली छाई हुई थी। मैं यहाँ इस ग्रीन हाउस में क्या कर रहा हूँ? मुझे जहाँ तक याद है, मैं तो फिजिकल सर्किट्स की उन गांठों को खोलने का तरीका ढूंढते-ढूंढते बुरी तरह थक कर सो गया था ना। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, डीन। उसने मुड़कर देखा, ऑस्कर सेज के सामने 3 बच्चे खड़े थे। बच्चों ने कहा, हम आ गए। ऑस्कर सेज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हम आज की क्लास शुरू करें? तीनों बच्चों ने एक साथ पूरी एनर्जी के साथ कहा, हाँ। उनकी आंखों में अपने टीचर के लिए एक गजब की रिस्पेक्ट चमक रही थी। ऑस्कर को अचानक सब याद आ गया। अरे हाँ, क्या यह उस मनहूस ड्रीम कर्स की वजह से हो रहा है? उस चूहे का दिया हुआ श्राप, डीमन रेल्म के उस नाइटमेयर विस्काउंट का कर्स। जब भी मैं सोता हूँ तो मुझे मेरे पास्ट की यादें इस तरह से सताने लगती हैं। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि इस नई बॉडी में पजेस होने के बाद वो कर्स अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह कर्स मेरी फिजिकल बॉडी से नहीं बल्कि मेरी सोल के साथ बंधा हुआ है। खैर, अब जो भी हो, क्या मैं अभी भी खुद को मेरे स्टूडेंट्स के बारे में जो सपने मुझे आ रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो करप्ट नहीं हुए हैं, और ना ही ये कोई इमोशनल डिस्ट्रैक्शन है। ऑस्कर सेज ने बच्चों से पूछा, तो बच्चों, हमने आज क्या सीखने का फैसला किया था? एक काले बालों वाले लड़के ने तुरंत जवाब दिया,
आपने कहा था कि आप हमें मैजिक सिस्टम के बारे में सिखाएंगे। मैजेस या नाइट्स के मैजिक सिस्टम को आमतौर पर 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिन्हें मैजिक के 4 टाइप्स कहा जाता है। ऑस्कर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। मैजिक बाहर से देखने में भले ही एक जैसा लगे, लेकिन असल में इसे एनहांसमेंट टाइप, एक्सिलरेशन टाइप, बैलेंस टाइप और स्पेशल टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। तभी 9 साल के लॉयड शुल्स ने क्यूरोसिटी के साथ पूछा, वाइट टावर बैलेंस टाइप पर फोकस करता है ना? ऑस्कर ने जवाब दिया, हाँ, और इसीलिए विंड मैजिक हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ऑस्कर ने आगे समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग-अलग तरह के मैजिक की अपनी अलग-अलग खासियतें होती हैं। गोल्ड टावर का मानना है कि स्पीड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनके पास एक्सिलरेशन टाइप मैजिक होता है। वहीं रेड टावर का मानना है कि फायर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो एनहांसमेंट टाइप मैजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। और ब्लू टावर के साथ-साथ हमारा वाइट टावर, दोनों ही बैलेंस टाइप मैजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। यह सुनकर 7 साल का जिलियट डोमिनिक जोर से चिल्लाया, डीन मुझे एक्सिलरेशन टाइप मैजिक चाहिए। मुझे स्लो और बोरिंग चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत इरिटेटिंग होती हैं। ऑस्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिलियट, मुझे अफ़सोस है, लेकिन तुम इसे खुद से चूज़ नहीं कर सकते। यह इंसान के अंदर जन्म से ही तय होता है। इस पर शाशा ने पूछा, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम जन्म से किस टाइप के मैजिक के साथ पैदा हुए हैं? ऑस्कर ने उसे समझाते हुए कहा, यह पता लगाना तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा आसान है। उसने घास पर एक मैजिक सर्कल ड्रा किया और बोला, शाशा, अपनी इंडेक्स फिंगर बाहर निकालो और इस मैजिक को यूज़ करके देखो। शाशा थोड़ी हिचकिचा रही थी। मैं पहली बार इस स्पेल को देख रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ऑस्कर ने उसे मोटिवेट करते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। शाशा ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है। उसने अपनी उँगली आगे बढ़ाई और एक बहुत ही सॉफ्ट सी रोशनी उसकी उँगली के टिप पर जमे होने लगी। कुछ बाहर आ रहा है, उसने खुशी से कहा। ऑस्कर ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, ये ना तो ज़्यादा फास्ट है और ना ही इसमें कोई डैमेजिंग पावर है, क्योंकि ये एकदम बैलेंस है। शाशा, तुम्हारा मैजिक बैलेंस टाइप का है। शाशा ने सरप्राइज होकर पूछा, क्या मेरा मैजिक बिल्कुल आपके जैसा है, डीन? ऑस्कर ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। शाशा खुशी से चहक उठी, है, मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे भी ट्राई करना है। मैं भी करूँगा। बाकी दोनों लड़के भी अब और वेट नहीं कर सकते थे। ऑस्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, गिली, जैसी तुम्हारी इच्छा थी। तुम्हारा मैजिक एक्सिलरेशन टाइप है। गिली खुशी से उछल पड़ा और जोर से चिल्लाया। यस, फिर ऑस्कर ने लॉयड की तरफ देखा। तभी शाशा हैरानी से बोली, वाओ, एक फूल, ये कितना खूबसूरत है। ऑस्कर ने लॉयड की उंगली के टिप पर खिलते हुए उस मैजिक फ्लावर को ध्यान से देखा और कहा, लॉयड, तुम स्पेशल टाइप हो। लॉयड ने धीरे से पूछा, डीन, एक बार मैजिक टाइप डिसाइड हो जाए तो क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ? ऑस्कर ने उसे समझाते हुए कहा, स्पेशल टाइप बहुत रेयर होता है। ये दुनिया के सिर्फ 0.2% मेजेस के पास होता है। तुम इसे चेंज क्यों करना चाहते हो? वैसे भी तुम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकते। लॉयड ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे बैलेंस टाइप ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल आपकी तरह। ऑस्कर सोच में पड़ गया और फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, हम, सच में? तो अब मैं क्या करूं? मैंने तो सोचा था कि मैं लॉयड को सबसे ज़्यादा प्राइवेट क्लासेस दूंगा, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे इस बात पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि मैजिक टाइप कैसे चेंज किया जाए। लॉयड एकदम सुन्न रह गया और हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या क्या मुझे सच में सबसे ज़्यादा प्राइवेट क्लासेस मिलेंगी? ऑस्कर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, ऑफ कोर्स, स्पेशल टाइप मेजेस के पास अगर कोई सही टीचर ना हो, तो उनके लिए लेवल अप करना या प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। लॉयड ने तुरंत अपनी बात पलटते हुए कहा, अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि स्पेशल टाइप मैजिक इतना भी बुरा नहीं है। हालांकि आपको वादा करना होगा कि मुझे ही सबसे ज़्यादा क्लासेज मिलेंगी। ऑस्कर मुस्कुराते हुए अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाता है और कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। ऑस्कर ने उसके साथ पिंकी प्रॉमिस किया। लॉयड भी कितना चालू बच्चा है। उसका निकनेम प्रॉमिस वाला बंदा होना चाहिए। वो चाहे खुद को कितना भी मैच्योर दिखाने की कोशिश क्यों ना करे, पर आखिर में है तो वो एक बच्चा ही। तभी अचानक एक अनाउंसमेंट की आवाज़ गूंजी, जिसने ऑस्कर को उसकी यादों की दुनिया से खींचकर वापस हकीकत में ला खड़ा किया। ब्रॉडकास्ट रूम से सूचना, ऑस्कर क्रूसियन, मेज ऑस्कर, कृपया कृपया लैब नंबर 4202 में रिपोर्ट करें। वह अपनी जगह से उठा और सोचने लगा कि आखिर वह कितनी देर तक सोता रहा। बाहर निकलते हुए उसने अपनी फिजिकल कंडीशन चेक की और मन ही मन कहा, मेरे पास अभी भी 8 फिजिकल सर्किट्स बचे हैं, यानी 20 में से 12 अनलॉक हो चुके हैं। इसके अलावा फिजिकल सर्किट्स को अनलॉक करते समय मुझे 2 माना सर्किट्स भी मिल गए हैं।
जिसका मतलब है कि अब मैं सेकंड लेवल का मेज बन चुका हूँ। वह लैब नंबर 4202 के दरवाजे के पास पहुंचा और नॉक किया। अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। ऑस्कर ने सोचा, किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं सिर्फ सेकंड लेवल का मेज बनकर इतना ज़्यादा खुश होऊंगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने मैक्सिम टेबल पर बैठा हुआ था। उसने ऑस्कर से पूछा, अब तुम कैसा फ़ील कर रहे हो? फैलन के मुताबिक तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है। ऑस्कर ने जवाब दिया, जी हाँ, यादें धीरे-धीरे वापस आ रही हैं। मैक्सिम ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया, यह जानकर खुशी हुई। मैक्सिम एल्डर, कभी मैंने सोचा था कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। वह हमेशा मेरे पीछे-पीछे घूमता था, कभी मुझे सीनियर कहता था तो कभी मैजिक टावर का मास्टर, जो मुझे काफ़ी क्यूट लगता था। लेकिन अब वह 40 साल से ज़्यादा का हो चुका है और काफ़ी संजीदा दिखने की कोशिश कर रहा है। वह काफ़ी मेहनत कर रहा है और उसका भरा पूरा माना उसकी उम्र की मैच्योरिटी को साफ दिखा रहा है। तभी मैक्सिम ने उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान नोटिस की और उसकी सोच को तोड़ते हुए पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? खैर, मुझे एक रिपोर्ट मिली है कि गॉर्डन फैमिली के बॉस और उनके एक्टिंग हेड की मौत हो गई है। क्या तुम्हारे पास इस रिपोर्ट को लेकर कहने के लिए कुछ है? ऑस्कर ने बड़े ही रिलैक्स्ड अंदाज में जवाब दिया, नहीं, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें मारने के पीछे कोई बहुत ठोस वजह रही होगी, क्योंकि असल में उन्होंने ही मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। यह सुनकर मैक्सिम की आंखों में हैरानी की एक चमक आ गई। ऑस्कर ने आगे समझाते हुए कहा, वो एलिक्सिर असल में जहरीले थे। ये रहे वो सबूत और अकाउंट बुक्स जो साबित करते हैं कि उन्होंने मुझे ठिकाने लगाने के लिए जहर का इस्तेमाल किया था। उसने पैसों से भरी थैली और वो हिसाब किताब वाली डायरी टेबल पर खिसका दी। मैक्सिम ने गंभीर होकर पूछा, तो क्या तुम्हारे बिस्तर पर पड़े रहने की असली वजह ये थी कि तुम्हारा लगभग मर्डर ही होने वाला था? ऑस्कर ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैं उनसे बात करने गया था, लेकिन उन्होंने मौका देखते ही मुझ पर हमला कर दिया। मैक्सिम ने अकाउंट बुक उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। उसने थैली के अंदर सोने के सिक्के देखे, जो बिल्कुल असली थे, जिससे यह पूरी कहानी एकदम सच लगने लगी। ऑस्कर ने पॉइंट आउट किया कि उस डायरी में भाड़े के हत्यारों को पैसे देने का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। मैक्सिम ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं समझ गया। मैं इस केस को सेल्फ डिफेंस मानकर यहीं रफा दफा कर दूंगा। ऑस्कर ने सिर झुकाकर कहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा क्या मैं आपसे एक पर्सनल फेवर मांग सकता हूँ? मैक्सिम ने पूछा, कैसा फेवर? ऑस्कर ने सीधे मुद्दे की बात की, मैं मैजिक टावर के मास्टर से मिलना चाहता हूँ। मैक्सिम ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम अक्सर उनके साथ मैजिक को लेकर डिस्कशन करते रहते हो। फिर उसके मन में एक ख्याल आया, क्या ऑस्कर क्रूसियन और साशा कभी मैजिक के बारे में इतनी गहराई से बात करते थे? खैर, मैक्सिम ने आगे बताया, लेकिन दिक्कत यह है कि तुम उनसे कम से कम 6 महीने से पहले नहीं मिल पाओगे। ऑस्कर एकदम शॉक हो गया और उसने पूछा, क्या 6 महीने? पर तब तक तो व्हाइट नाइट फेस्टिवल भी शुरू हो चुका होगा। मैक्सिम ने सिचुएशन क्लियर करते हुए कहा, वो असल में किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं। ऑस्कर ने हैरानी से पूछा, अरे रुकिए, भला मैजिक टावर के मास्टर ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए खुद क्यों जा रहे हैं? क्या यह काम वाकई इतना इम्पोर्टेंट है कि मास्टर को खुद वहां जाना पड़ा? यह तो काफ़ी शर्म की बात है कि कोई और बड़ा मेज वहाँ मौजूद नहीं है। फिर उसने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे अगर आपको बुरा ना लगे, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि मैजिक टावर के मास्टर का अभी लेवल क्या है? मैक्सिम ने जवाब दिया, वह अभी लेवल 7 के ग्रेट मेज हैं। ऑस्कर ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मैं समझ गया। लेकिन मन ही मन वह सोचने लगा कि उसकी उम्र तक पहुँचते पहुँचते तो मैं लेवल 9 पर था, पर यह अभी भी लेवल 7 पर ही अटका हुआ है। शाशा के टैलेंट को देखते हुए तो उसे कम से कम लेवल 8 पर होना चाहिए था। मैक्सिम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, खैर, रिपोर्ट के मुताबिक लाशों पर कटने के निशान बहुत ही शार्प और क्लीन हैं। तो क्या तुम फिर से अटैक मैजिक की प्रैक्टिस करने लगे हो? ऑस्कर ने बस इतना ही कहा, जब भी मुझे कुछ याद आता है तो मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मैक्सिम ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। अगर और कोई बात नहीं है, तो अब तुम जा सकते हो। मैक्सिम ने आगे कहा, अगर उसने कोई मुसीबत खड़ी की तो मुझे उसे डांटना पड़ेगा। इस पर हामिल ने जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ही उससे यहाँ लेकर आया था, इसलिए मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। बेसिक मैजिक को भी परफ़ेक्ट बनाने के लिए सिर्फ़ 1-2 दिन की मेहनत काफ़ी नहीं होती, इसके लिए सालों लग जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वह किसी छिपी हुई जगह पर बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहा है। मैक्सिम ने सोचते हुए कहा, ऑस्कर वो छोटा चालू बंदा, शायद वो मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहा है।
हामिल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, यह सुनकर मुझे तसल्ली हुई। चलिए अब एल्डर्स की मीटिंग में चलते हैं। क्या हम चलें? एल्डर फेडलिना पहले से ही हमारा इंतजार कर रही हैं। मैक्सिम अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, ठीक है, यह टावर की 10वीं मंजिल है। मैंने अपने सपने में अपने स्टूडेंट्स को यहीं देखा था, इसीलिए मेरा मन यहाँ आने का हुआ। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, पर वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक माली टहलता हुआ पास आया। माली ने उसे देखते ही कहा, ओह, कहीं आप ऑस्कर यंग मास्टर तो नहीं? ऑस्कर ने उसे गौर से देखा और पूछा, तुम कौन हो? माली ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, जी मैं विट हूँ, मैं इस मैजिक टावर की देखभाल करता हूँ। लगता है आपकी याददाश्त चले जाने की खबर बिल्कुल सच है। हम अक्सर यहाँ बातें किया करते थे। यह जानकर बड़ा दुख हुआ। ऑस्कर ने मन ही मन सोचा, मेरी मेमोरी लॉस की खबर आखिर कितनी दूर तक फैल गई है। लोग मेरे बारे में जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वह थोड़ा सा अजीब फील करने लगा। तभी विट जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। ऑस्कर ने उससे सवाल किया, पर एक बात बताओ, तुम्हारे ऑस्कर यंग मास्टर कहने का क्या मतलब है? विट ने समझाते हुए कहा, जब पिछले मैजिक टावर मास्टर यहाँ थे, तब भी मैं यहीं काम करता था। वह महान ऑस्कर सर थे। ऑस्कर यह सुनकर एक पल के लिए सन्न रह गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, हमें एक दूसरे से अलग पहचानने का यह तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। मैं भी आगे से इसी का इस्तेमाल करूंगा। वैसे, क्या आप आगे भी मेरे साथ इसी तरह बातें करते रहेंगे? विट ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, आपके इस इनविटेशन के लिए शुक्रिया, पर डर है कि अब यह मुश्किल होगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द इस टावर को छोड़कर जा रहा हूँ। ऑस्कर ने हैरानी से पूछा, पर आप जा कहाँ रहे हैं? विट ने बताया, मुझे यहाँ काम करते हुए अब 40 साल हो चुके हैं। ऑस्कर को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? माली ने कहा, मैंने यहाँ 3-3 टावर मास्टर्स की सेवा की है। मेरे से साथी भी वक्त के साथ बदलते रहे और अब इस डिपार्टमेंट में सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ। उसने पास लगे पौधों की तरफ देखते हुए कहा, मैं इतने लंबे समय तक यहाँ सिर्फ इसलिए टिका रहा क्योंकि पिछले टावर मास्टर ऑस्कर सेज ने अपनी जॉइनिंग सेरेमनी में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस टावर में रहने वाले हर एक इंसान की अपनी एक अहमियत है और उसकी यहाँ ज़रूरत है। इसलिए प्लीज़ इस वाइट टावर को अपने साथ, वाइट टावर की प्राइड के साथ जिएं। यह सुनकर ऑस्कर ने थोड़ा झिझकते हुए अपना गला साफ किया। उसे अपनी ही पुरानी बातें सुनकर थोड़ी शर्म आ रही थी। विट ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हो सकता है यह सुनने में थोड़ा मजाकिया लगे, लेकिन उस पल से ही मैंने खुद को हमेशा व्हाइट टावर का एक मेंबर मानकर उस पर गर्व किया है। ऑस्कर ने बहुत ही सीरियस होकर कहा, यह बिल्कुल भी मजाक नहीं है, सच में। विट ने आग कहा, आपका शुक्रिया, लेकिन शायद इसी लगाव की वजह से मुझे अब इस्तीफा देना होगा। ऑस्कर हैरान रह गया, क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? विट ने गहरी सांस लेते हुए समझाया, जैसा कि आप जानते हैं यंग मास्टर, व्हाइट टावर की हालत अभी कुछ ठीक नहीं चल रही है। अगर आप यहाँ की फैसिलिटीज़ को देखें तो यह साफ पता चलता है, और फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले जैसी मजबूत नहीं रही। अगले महीने मुझे यहाँ काम करते हुए पूरे 40 साल हो जाएंगे। ऑस्कर ने पूछा कि फिर दिक्कत क्या है? विट ने बताया कि 40 साल की सर्विस पूरी करने पर यहाँ लॉन्ग सर्विस मेडल और एक बड़ा कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। जो कोई भी यहाँ 40 साल पूरे करता है, उसे 2 लाख बेर मिलते हैं। यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे किसी भी बड़े शहर में एक आलीशान बंगला खरीदा जा सकता है। विट ने आगे कहा, अभी व्हाइट टावर की जो हालत है, उसमें वो मुझे इतना बड़ा रिवॉर्ड देने की पोजीशन में नहीं है। अगर वो मुझे इतने पैसे देंगे तो बहुत से लोगों को नए मिशन पूरे करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। मैं यह सोचकर ही घबरा जाता हूँ। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन यह जगह मेरे लिए मेरे दूसरे घर जैसी है। ऑस्कर अंदर से पूरी तरह हिल गया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि हालात इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं। उसने सोचा, मैं हमेशा ब्लू टावर वालों को पैसों के लिए अजीबोगरीब काम करते देख उनका मजाक उड़ाता था, पर मुझे उन्हें नीचा दिखाने का क्या हक है? वो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, इसीलिए तो आज वो हिस्ट्री के सबसे पावरफुल टावर बन चुके हैं। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। दूसरी तरफ मेरे पास क्या है? सिर्फ कुछ खोखले टाइटल्स जैसे वॉर हीरो और इंसानियत का मसीहा। ये सब बस दिखावे के सम्मान वाले टाइटल्स हैं। हकीकत तो ये है कि ये लोग उन वर्कर्स को रिवॉर्ड तक नहीं दे पा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस टावर को समर्पित कर दी। विट ने उसकी हालत नोटिस की और पूछा, यंग मास्टर ऑस्कर, आपने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से क्यों भींच रखी हैं? ऑस्कर ने अपनी पकड़ ढीली की और उससे पूछा, तुमने कब जाने का सोचा है? विट ने जवाब दिया, 2 हफ्ते बाद। विट ने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और ऑस्कर के हाथ के जख्म पर पट्टी बांधते हुए कहा, लीजिए, अब प्लीज मेडिकल रूम जाकर दवाई लगवा लीजिएगा।
ऑस्कर ने विट की तरफ देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम आगे भी मेरे साथ इसी तरह बातें करते रहो। विट ने उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन मैं तो। ऑस्कर ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर है और मैं खुद इस बात का ख्याल रखूंगा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने फिर से अपनी मुट्ठी कसी और सोचने लगा, मुझे बहुत सारा पैसा कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि आज जैसा हादसा फिर कभी ना हो। कहना तो आसान है, पर आखिर मैं ये करूँगा कैसे? वह गहराई से सोचने लगा। फिलहाल मेरे दिमाग में सिर्फ रिसर्च लेक्चर्स और मिशन ही आ रहे हैं। लेकिन अगर पेमेंट मिलने में वक्त लगा तो फिर से वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ऊपर से मैं अभी सिर्फ एक लेवल 2 का मेज हूँ। मुझे कोई ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें मोटा पैसा हो। उसने अखबार पलटा और उसकी नज़र एक खबर पर पड़ी। लगता है मैजिक पोशंस ही अब इकलौता ऑप्शन बचा है। तभी उसे कुछ दिखा। रुको, ये क्या है? वह तुरंत वहां से निकला और वाइस टावर मास्टर के कमरे की तरफ भागा। इस बार मैं इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दे सकती, एक औरत गुस्से में चिल्ला रही थी। यह सीधे सीधे सरकारी पैसों का गबन है। मैक्सिम उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, उस औरत ने सवाल किया। लेकिन क्या? यह औरत व्हाइट टावर की एल्डर फेडलिना थी, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंचार्ज थी। मैक्सिम ने सफाई देते हुए कहा, देखो, जो असली गुनहगार है वो अपनी गलती मान रहा है। लेकिन फेडलिना का गुस्सा सातवें आसमान पर था। तो क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? चोरी करना एक ऐसी आदत है जो वक्त के साथ बस बदतर ही होती जाती है। मैक्सिम ने जवाब दिया, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे टावर में चोरी करने लायक अब कुछ बचा ही नहीं है। यह सुनकर फेडलिना गुस्से से तमतमा उठी और चिल्लाई, मैं जो कुछ भी कहती हूँ तुम उसका पलटकर जवाब क्यों देते हो? उस बच्चे को ले जाकर सोलिटरी कंफाइनमेंट यानी काल कोठरी में डाल दो। मैक्सिम ने इसका विरोध करते हुए कहा, नहीं, एक लेवल 1 के बच्चे को काल कोठरी में बंद करके ट्रेनिंग देने का भला क्या मतलब है? वहीं पास में बैठे एल्डर हामिल झपकियां ले रहे थे। क्या यह सच में 100 साल पुराने दो एल्डर्स के बीच की बातचीत है? उन्होंने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और कहा, जैसा कि मैक्सिम एल्डर ने कहा, कंफाइनमेंट में ट्रेनिंग देना उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। यह तो उसके लिए एक तरह का टॉर्चर होगा। फेडलिना अपनी बात पर अड़ी रही, लेकिन तभी हामिल ने एक आइडिया दिया। क्यों ना हम उस बच्चे से रिसर्च के लिए खर्च किए गए पैसों का 3 गुना वसूल करें? फेडलिना को यकीन नहीं हुआ। उसने हैरानी से पूछा, क्या? सिर्फ 3 गुना? हामिल ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमें बहुत जल्द एक बड़ा फैसला लेना होगा। हमारे पास ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ और मशीनें हैं जिनका हम इस्तेमाल तक नहीं करते। अगर हम पोषण बनाने वाली मशीनों और इक्विपमेंट्स को बेच दें, तो उस पैसे से कम 3 महीने तक गुजारा कर सकते हैं, वरना हमें सच में टावर बंद करना पड़ेगा। यह सुनकर हामिल अपनी जगह से खड़े हो गए और बोले, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। यह एक मैजिक टावर है। यह वो जगह है जहां मैजेस एक साथ मिलकर मैजिक सीखते हैं और अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। बिना फ्रेश हवा वाले बंद कमरों में रहकर हम सिर्फ आज की भूख मिटाने के लिए अपना कल नहीं बेच सकते। फेडलिना ने तुरंत पलटकर पूछा, क्या हमारा कोई फ्यूचर बचा भी है? हम पिछले 20 सालों से बस इंतजार ही तो कर रहे हैं। मैक्सिम चिल्लाया, फेडलिना। लेकिन फेडलिना बोलती ही गई, टावर मास्टर, अब आपको इस बात को मान लेना चाहिए। असल में हमारे टावर को सिर्फ कोई जीनियस ही बचा सकता है, और ऐसे लोग हमारे पास टिकने वाले नहीं हैं। हामिल ये सुनकर खामोश हो गए। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फेडलिना ने चिढ़ते हुए पूछा, कौन है? हमारी मीटिंग चल रही है। हामिल ने आवाज़ दी, अंदर आ जाओ। दरवाज़ा धीरे से खुला और ऑस्कर अंदर आया। उसने बड़े ही अदब से ग्रीट करते हुए कहा, हेलो, मैं हूँ ऑस्कर क्रूसियन। हामिल ने उससे पूछा, क्या बात है ऑस्कर? ऑस्कर ने सीधे मुद्दे की बात की, मेरे पास एक सुझाव है। प्लीज़ मुझे एक नया बिजनेस शुरू करने की परमिशन दीजिए। फिडलिना को तो जैसे अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या? वाह, तुम वाकई बड़े मजाकिया हो। क्या तुम कुछ दिन पहले रिसर्च फंड्स के गलत इस्तेमाल वाली बात भूल गए? उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, और अब तुम अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो? ऑस्कर ने शांत रहकर एक्सप्लेन किया, जब मैं पुराने अखबार पढ़ रहा था तो मेरी नज़र एक आर्टिकल पर पड़ी। विंस एस्टेट में फ्लू के एक भयानक आउटब्रेक की वजह से वहाँ लॉकडाउन लगाना पड़ा है। हामिल ने भी वो खबर देखी थी। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने भी वो न्यूज़ देखी है। लोग कह रहे हैं कि शायद यह कार्डेना फ्लू है। अगर यह सच में कार्डेना फ्लू है तो यह बहुत बुरी खबर है। फिलहाल कार्डेना फ्लू का कोई इलाज मौजूद नहीं है। उन्होंने आगे बताया, पुराने वक्त में वाइट टावर ने इसकी वैक्सीन बनाई थी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
लेकिन उस वैक्सीन का फार्मूला 20 साल पहले ही कहीं खो गया। ऑस्कर ने फौरन कहा, जी हाँ, और यहाँ तक कि पोशंस मार्केट पर राज करने वाला ब्लू टावर भी अब तक उसकी नकल नहीं कर पाया है। इसीलिए मैं यही बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। हामिल ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? ऑस्कर ने अपनी बात जारी रखी, मैं कार्डेना फ्लू की वैक्सीन बेचना चाहता हूँ। यह वो चीज़ है जिस पर कभी व्हाइट टावर की मोनोपोली हुआ करती थी, और अब मैं उसी पुराने दबदबे को फिर से वापस लाना चाहता हूँ। तीनों एल्डर्स उसे शौक होकर देखने लगे। फेडेलिना ने बड़े ही तिरस्कार के साथ कहा, हाँ, ये बात तो सुनने लायक भी नहीं है। दुनिया के सारे मैजिक टावर्स, दुनिया के बड़े-बड़े मैजिक टावर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने इसमें बेहिसाब पैसा और मैन पावर लगा दी, लेकिन पिछले 20 सालों में कोई भी उस वैक्सीन की नकल नहीं कर पाया। फेडलिना ने तिरस्कार भरे लहजे में आगे कहा, और तुम्हें सच में लगता है कि तुम जैसा 20 साल का लड़का यह कर पाएगा? ऑस्कर ने बड़े ही आत्मविश्वास से जवाब दिया, वो सब फेल हो गए और मैं सिर्फ 20 साल का हूँ। यह सच है, लेकिन सच यह भी है कि मैं एक जीनियस हूँ। यह सुनकर फेडलिना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? पिछली 17 बार की रिसर्च पेमेंट में तुमने 7,23,000 बेर हैं। यहाँ तक कि तुमने उन फालतू और इल्लीगल दवाओं को खरीदने के लिए अलग से 3.5 लाख बेर का गबन भी किया। क्या तुम्हें पता भी है कि एक आम किसान की साल भर की कमाई टैक्स काटने के बाद सिर्फ 20,000 बेर होती है? तुम खुद को जीनियस कहते हो, पर असल में तुम्हें पैसों की कोई कद्र नहीं है, क्योंकि तुम एक अमीर खानदान से जो आते हो। तभी हामिल ने उसे टोकते हुए कहा, एल्डर फेडलिना, ऑस्कर व्हाइट टावर का एक मेंबर है और उसने एक ऑफ़िशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सामने रखी है। मैं जानता हूँ कि तुम फाइनेंस संभालती हो, लेकिन तुम्हारा यह बर्ताव बहुत ही बदतमीजी भरा है। फेडलिना ने न चाहते हुए भी माफ़ी मांगते हुए कहा, ठीक है, मैं माफ़ी मांगती हूँ। ऑस्कर ने मन ही मन सोचा, मैं अब तक सोच रहा था कि यह औरत मुझसे इतनी चिढ़ी हुई क्यों है, पर अब समझ आया कि यह फाइनेंस हेड है। अब बात समझ में आती है। आखिर पिछले 2 सालों में मैंने कोई काम का काम जो नहीं किया था। फिर ऑस्कर ने जोर देकर कहा, मुझे इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा है, प्लीज इस बारे में एक बार सोचिए। उसने मन ही मन खुद को तसल्ली दी कि इस शरीर का पुराना मालिक और मैं दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैक्सिम ने बीच में सवाल किया, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि यह कार्डेना फ्लू ही है? क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? ऑस्कर ने जवाब दिया, जी हाँ। प्लीज अखबार का दूसरा पेज देखिए, हामिल ने अखबार देखते हुए हैरानी से कहा। एल्टेरा पंथ के महाधर्माध्यक्ष यानी आर्चबिशप बॉल्डविन ने अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान अचानक अपना प्लान बदल दिया है। ऑस्कर ने इशारा करते हुए कहा कि वह अब जल्द ही वो सिलीन में पूरे एक महीने के लिए रुककर वहां ब्लेसिंग और प्रेयर करने वाले हैं। क्या आपको यह बात अजीब नहीं लगती? अब तक उन्होंने सिर्फ बड़े शहरों में ही महीने भर का स्टे लिया है। एल्टेरा पंथ के लोग धरती माता टेरा की पूजा करते हैं, और इस पूरे पंथ में सिर्फ 7 आर्चबिशप होते हैं। एक लीडर होने के नाते उन्हें सबसे ज्यादा ईमानदार और सीरियस होना चाहिए था, पर असलियत इससे कोसों दूर है। इस पंथ में दूसरे सबसे पावरफुल लेवल अला यानी कार्डिनल बनने के लिए आपको बहुत सारे इलेक्शन फंड्स की जरूरत पड़ती है। अपनी तीर्थयात्रा के दौरान आप किसी भी एस्टेट में ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक रुक सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी किया जाता है जब आपको वहाँ के रईसों और व्यापारियों से मिलकर फंड्स इकट्ठा करने हों। पर सिलिन, माना कि पुराने वक्त में यह एक महान शहर रहा होगा, लेकिन अब तो यह दिन ब दिन छोटा और गुमनाम होता जा रहा है। मैक्सिम ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, तुम्हारी बात तो सही है, पर मुझे लगा था कि इसके पीछे की वजह वहाँ ब्लेसिंग और प्रेयर करना है। ऑस्कर ने फौरन पलटकर जवाब दिया, इसीलिए तो यह और भी ज्यादा अजीब है। भला कोई एक बंजर और खाली जमीन के लिए इतनी लंबी दुआएं क्यों मांगेगा? जैसा कि आप जानते हैं, एल्टेरा पंथ के मेंबर्स का रूट पहले से ही फिक्स होता है। उसने ग्लोब को घुमाते हुए आगे समझाया, सिलीन, मॉस्को, मेलबर्न और ग्रीनविले, और इन सब के बाद आता है विंस। आर्चबिशप सिलीन आने से पहले नॉक्स में पूरे 1 महीने तक रुके थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो मॉस्को में भी 1 महीना बिताएंगे, और फिर मेलबर्न और ग्रीनविले में भी एक एक महीने का स्टे लेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि वो जानबूझकर विंस जाने के अपने प्लान को जितना हो सके उतना टाल रहे हैं? अगर तीर्थयात्रा के दौरान कोई अनहोनी या बुरी घटना हो जाती है, तो एल्टेरा पंथ के लोग शोर मचाएंगे कि उन्होंने धरती माता को नाराज कर दिया है, और एक आर्चबिशप जो कार्डिनल बनने का सपना देख रहा हो, उसके लिए यह बात किसी मौत की सजा से कम नहीं होगी।